साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो 2025 की फरवरी में होने वाली है, उसके लिए महामैराथन क्लास। और ये जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आज रोज़ डेली आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराते हैं। और इसके अलावा हमारी 5000 वाली जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, वो भी आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए चल रही है। और ये भी महिला पर्यवेक्षक के लिए ही चल रही है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं और प्लस उसमें जो और अदर एग्ज़ाम में आए हुए इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस कराते हैं। और ये जो क्लासेस हैं, एक जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ही है। तो सभी लोग इन क्लासों से जुड़िए, इन मैराथन से जुड़िए और पूरे क्वेश्चंस लगाइए, पूरी क्लास देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपको हमारी क्लास से आपको हर एग्ज़ाम में जो भी आपके 28 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप खुद देखेंगे वहाँ पर आपको हमारी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। हमारा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम तक हम ये दोनों क्लासों को मिलाकर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस करवा दें, ताकि आपका पूरा जो टॉपिक है, पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। और ये जो क्लास है इसमें हम आपको जो आपका पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, चाहे फिर वो आपका मैनेजमेंट हो या फिर आपका कंप्यूटर से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, पोषण से संबंधित है, जो भी संबंधित है हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो सभी लोग क्लास को पूरा वॉच करें, अच्छे से वॉच करें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। सभी लोग क्लास को एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और क्लास को अगर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, तो आप क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपका जो भी हम रोज़ मैराथन लेते हैं वो आपकी उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा हमारी जो क्लास की आपको PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसकी आपको PDF मिल जाएगी। और PDF की जो टेलीग्राम की लिंक जो रहेगी हम क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं इसलिए हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं यूट्यूब के सेटिंग ऑप्शन से, और वहाँ से फिर आप थोड़ा सा स्पीड कम करके आप क्लास देख सकते हैं। और अगर इसी स्पीड से आपको देखने में सुविधा है तो आप इस स्पीड से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को सभी ने शेयर ज़रूर कर दिया होगा। आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर करते हैं तो उससे हमारा जो है मोटिवेशन और बढ़ता है। और वैसे भी आप लोग हमारी क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस के लिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी क्लास का इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारी क्लासों को इतना अच्छा प्यार देते हैं। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, कोई देर किए बिना। अब सभी लोग आंसर लगाना स्टार्ट करें। और आंसर आप कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए अब कोई बात नहीं, अब सीधे आपके क्वेश्चन बताइए। निमोनिया के संक्रमण के कारण होता है, निमोनिया जो है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? निमोनिया ऑकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, या फिर विषाणु मतलब कि वायरस के संक्रमण के कारण, जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए।
निमोनिया किससे संबंधित है? अच्छा, याद रखें निमोनिया ज़्यादातर किस में होता है? बच्चों में होता है ना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। तो और ये जो निमोनिया है ये किससे संबंधित है? तो ये निमोनिया जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण होता है, जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और यही आंसर दिया था उन्होंने, इसलिए हम जीवाणु और विषाणु दोनों ही आंसर दे रहे हैं। तो निमोनिया जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण होता है और ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, वो ये बोल रहा है कि जब गर्भावस्था से पहले हो या फिर गर्भावस्था के दौरान दीर्घकालिक, जो कि आपका बहुत लंबे समय से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ख़राब ढंग से आप नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस कंडीशन में जो मात्र जटिलताओं मतलब माता है उसको किस चीज़ का जोखिम बढ़ने की संभावना हो जाएगी। समझ आया क्वेश्चन कि गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान अगर आपके ब्लड प्रेशर की आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है और लेकिन आप उसको बहुत लंबे समय से सही ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था मतलब उस कारण से आपकी मात्र जटिलताओं में क्या जोखिम की वृद्धि हो सकती है। ये प्री एक्सलिम्सिया हो सकता है, या फिर गर्भनाल पृथक्करण की संभावना हो सकती है, या फिर गर्भावस्था कालीन डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ सकती है, या फिर उपरोक्त में से सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते हुए चलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, देखिए सभी संभावनाएं होने की मतलब सभी जो संभावनाएं हैं कि प्री एक्सेम्पियस भी हो सकता है, फिर इसके कारण जो गर्भनाल पृथक्करण मतलब प्लेसेंटा एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद गर्भावस्था कालीन जो मधुमेह है वो भी होने की संभावना हो सकता है, या इसमें वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो NPCM जो है NPCB जो है उसका आरंभ कब हुआ था? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। बताइए राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1956 में, 1976 में, 1986 में, या फिर 1996 में? सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1976। कब किया गया था? 1976 में NPCB मतलब कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये जो कार्यक्रम है ये 1976 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1976 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? मसूड़ों से रक्त स्राव किससे संबंधित है? जो मसूड़ों से रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग गम्स आर रिलेटेड विथ थायमीन के कारण, या फिर विटामिन ए के कारण, विटामिन सी के कारण, या फिर फोलेट के कारण? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि मसूड़ों से जो खून निकलता है वो इनमें से किसके कारण निकलता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है ना, जिसमें शाम की टाइम जो है सही से दिखाई नहीं देता है, तो ये आँखों से संबंधित है, मतलब मसूड़ों से संबंधित तो है नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा। फिर अगर थायमीन देखें तो थायमीन विटामिन बी है ना, B1 से होता है थायमीन, और इसमें क्या होते हैं ये तो इसके तो बहुत सारे वो हैं
कि जैसे विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब आ जाएंगे। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो क्या होता है, खट्टे फलों से मिलता है। किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है। और खट्टे फलों में जैसे कि हमारे नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, मौसम्बी आ जाएगा, इनसे सबसे क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और मसूड़ों में जो इस रक्त स्राव होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से ही मसूड़ों से रक्त निकलता है ना। जिस ब्लीडिंग होती है, जैसे कोई भी ब्रश करेंगे तब भी ब्लीडिंग होने लगती है थोड़े में ही, और थूकने पर भी ब्लीडिंग आती है। तो इस तरीके से ब्लीडिंग जो होती है वो मसूड़ों में विटामिन सी की कमी होने के कारण होता है। और इसको प्राप्त करने के लिए खट्टे फल खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए, जो विद्यालय मतलब स्कूल टिफिन शुड बी प्रोवाइड, स्कूल का जो टिफिन लगता है उसमें क्या क्या मिलना चाहिए? कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 50% विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए, या कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 1/3 मिलना चाहिए, ये कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 1/4, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, जो विद्यालयी टिफिन होता है उसमें हमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए? जैसे कि हम रोज़ हमारी जो दैनिक आवश्यकता है उससे 50% मिलना चाहिए, या फिर उसका हमें 1/3 मिलना चाहिए, या फिर 1/4 मिलना चाहिए? तो याद रखें, जो स्कूली टिफिन होता है उससे हमको कितना मिलना चाहिए? 1/3 मिलना चाहिए। मतलब कैलोरी और प्रोटीन जितनी हम रोज लेते हैं, दिन भर में लेते हैं, दैनिक आवश्यकताओं में लेते हैं, उसका 1/3 जो है हमें किससे? विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, किशोर अवस्था कालीन बुलिमिया नर्वोसा का विकार है। बताइए कि किशोर अवस्था में जो कि बुलिमिया नर्वोसा होता है, डिसऑर्डर जो होता है, वो किस में होता है? हमारे लिवर में होगा, मतलब यकृत में होगा, या ब्रक मतलब किडनी में होगा, या फिर खाने पीने से होगा, या फिर पेयजल से? बताइएगा कि जो किशोर अवस्था होती है उसमें जो बुलिमिया नर्वोसा जो होता है वो किसके कारण होता है? बुलिमिया नर्वोसा मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खाना पीना, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, उनको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। कोई बच्चा है मतलब कि आवश्यकता से अधिक ही खा लेता है, तो उसको हम बुलिमिया नर्वोसा बीमारी बोला जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो खाने पीने से संबंधित है, ईटिंग से संबंधित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? बच्चा ज़्यादा खाता है। कैसे खाता है? बहुत ज़्यादा खाने लगता है ना, ज़्यादा खाता है। ठीक है, ज़्यादा खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा बीमारी कहते हैं। तो खाने पीने से संबंधित बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बताइए, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग नहीं है? बताइए, STD मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भस्थ अवस्था मतलब कि जो प्रेगनेंसी के दौरान यौन संचारित रोग, इनमें से कौन सा नहीं होगा? HIV एड्स नहीं होगा, या फिर एनीमिया नहीं होगा, या फिर सिफिलिस नहीं होगा, या फिर हर्पीज और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C नहीं होगा? इनमें से नहीं पूछा है कि नहीं कौन सा नहीं होगा। ठीक है, बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें तो एक सेकेंड रुकिएगा।
देखिए, अगर हम देखें कि HIV, तो HIV एक क्या है, तो HIV तो एक है ना यौन संचरित रोग ही है, तो HIV तो होगा, ठीक है। फिर सिफिलिस जो होते हैं वो भी एक यौन संचरित रोग ही होता है, एक से अधिक लोगों के साथ संभोग करने पर होता है। फिर हेपेटाइटिस, हर्पीज़, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है ये भी एक यौन संचरित रोग है। लेकिन एनीमिया क्या है, एनीमिया तो क्या होता है, आयरन की कमी से हो जाता है, ये कोई भी यौन संचरित रोग नहीं है। कौन सा, एनीमिया यौन संचरित रोग नहीं है। ये किसकी कमी से हो जाता है, ये तो आयरन की कमी से है ना, आयरन की कमी से होता है, इसलिए वो आयरन की गोलियां जो दिए जाती हैं आयरन की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है ना। ये भी आनुवांशिक रोग है, ये सॉरी ये भी यौन संचरित रोग है। सिफिलिस भी है, सिफिलिस में यौन यौन योनि के आसपास क्या हो जाते हैं, लाल लाल चिट्ठे टाइप, चकत्ते टाइप बन जाते हैं, है ना, सूज जाता है। और यहाँ पे ये भी क्या है, एक यौन संचरित रोग है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हर्पीस। लेकिन एनीमिया क्या है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बताइए। नेक्स्ट है कि नियासिन का समृद्ध स्रोत है, नियासिन, रिच सोर्स ऑफ नियासिन इंक्लूड। बताइए नियासिन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, पालक से मिलता है, साबुत अनाज से मिलेगा, मक्का से मिलेगा, या फिर अंडे से मिलता है। आप सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे और क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी लोग बताएं कि नियासिन समृद्ध स्रोत है, किससे मिलता है, बताइए, पालक से, साबुत अनाज से, मक्का से या अंडा से। तो याद रखें, साबुत अनाज जो जो क्रियल्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, वहाँ उससे क्या मिलता है, हमें नियासिन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, नियासिन मिलता है। अंडे से देखें तो प्रोटीन वगैरह मिलेगा, मक्के से, मोटा अनाज तो अभी बहुत ज़्यादा इसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, सबको खाने को बोला जा रहा है। मक्के को, मक्का हुआ, ज्वार, बाजरा, है ना, तो ये मोटे अनाज में जाएगा। लेकिन नियासिन किससे मिलेगा, जो साबुत अनाज होते हैं उनसे मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए बताइए। क्वेश्चन है, गोइट्रोजन वे पदार्थ है जो किसके उपाचय में हस्तक्षेप करेगा, बताइए। जो गोइट्रोजन है वो कौन सा मतलब वे पदार्थ होता है जो इनमें से किसका उपाचय करने में हस्तक्षेप करता है। गोइट्रोजन आर द सब्सटेंस दैट इंटरफेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ, बताए, कैल्शियम के उपाचय में हस्तक्षेप करेगा, आयोडीन के में करेगा, विटामिन ए के में करेगा, या फिर विटामिन बी के में करेगा। बताइएगा कि गोइट्रोजन कौन सा मतलब वे पदार्थ होता है जो कि किसके उपाचय क्रियाओं में हस्तक्षेप करेगा। सभी लोग आंसर लगाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन की जो उपाचय मतलब की जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसमें हस्तक्षेप कौन करता है, तो उसमें हस्तक्षेप करता है गाइट्रोजन। किसके, आयोडीन के उपाचय में हस्तक्षेप कौन करता है, गाइट्रोजन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन की रोकथाम करती है। जो BCG की मतलब जन्म के समय जो BCG का टीका लगाया जाता है, BCG की वैक्सीन लगाई जाती है, वो किस चीज़ की रोकथाम करती है, किसी भी प्रकार के कैंसर की रोकथाम करेगी, या TB और मूत्राशय कैंसर की रोकथाम करेगी, या फिर है ना केवल मूत्रा से कैंसर की रोकथाम करेगी, या फिर TB की रोकथाम करेगी। तो जो BCG का टीका होता है वो किस में लगाया जाता है, सिंपल सा है कि जो जन्म के समय है ना BCG का टीका लगता है वो किसके लिए लगता है,
किसी भी प्रकार के कैंसर को ख़त्म करने के लिए, टीबी और मूत्राशय कैंसर को ख़त्म करने के लिए, या केवल मूत्राशय कैंसर को ख़त्म करने के लिए, या फिर टीबी को। तो याद रखें बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए लगता है ना, किसके लिए, टीबी के लिए लगता है, और उसके साथ साथ मूत्राशय के कैंसर को भी ख़त्म करता है। तो बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए, जन्म के समय जो बीसीजी का टीका देते हैं वो टीबी के लिए देते हैं, साथ ही मूत्राशय का जो ब्लैडर कैंसर होता है उसको भी समाप्त करने के, उसकी भी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों में फास्फोरस से आबंधित होता है। बताइए, जो अनाज में जो है ना फास्फोरस होता है वो आबंधित होता है, किससे आबंधित होता है, मतलब कि फास्फोरस इज ग्रेन इज द बाउंड विथ, बताइए किससे बंधा हुआ होता है, ऑक्जेलिक अम्ल से, है ना, या फिर फाइटिक अम्ल से, मैलिक अम्ल से, या न्यूक्लिक अम्ल से। बताए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि अनाजों में फास्फोरस से संबंधित फास्फोरस किससे आबंधित होता है, ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं अगर आपके बारे में, इसके बारे में कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमें टमाटर से मिलता है, ठीक है, फिर पालक से मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक, फिर दूसरा है जाएगा, और मैलिक अम्ल होता, एसिड होता है, फाइटिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखें अनाजों में जो फास्फोरस होता है वो किससे बंधित होता है, तो वो फाइटिक अम्ल से बंधित होता है, किससे बंध होता है, फाइटिक अम्ल से बंधित होता है। कौन, अनाजों में जो फास्फोरस होता है वो फाइटिक अम्ल से बंधित होता है, बाउंडेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन में एनपीआर विधि किस पर आधारित होती है। जो प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि यूज़ की जाती है, एनपीआर विधि यूज़ की जाती है, लेकिन वो किस पर आधारित होती है ये पूछा है। द एनपीआर मेथड ऑफ इवाल्यूटिंग प्रोटीन क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन, बताइए, वृद्धि एवं शरीर भार के परिवर्तनों पर आधारित होती है, या देह नाइट्रोजन विश्लेषण के आधार पर होती है, या फिर नाइट्रोजन के संतुलन विधि के आधार पर होती है, या फिर यकृत पुनर्जनन के पैटर्न पर आधारित होती है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की जो एनपीआर विधि है वो किस पर आधारित होती है, वृद्धि एवं शरीर के भार के परिवर्तन पर, देह नाइट्रोजन विश्लेषण पर, या फिर नाइट्रोजन के संतुलन पर, या फिर यकृत पुनर्जनन के पैटर्न पर। तो याद रखें ये किस पर आधारित होती है, वृद्धि एवं शरीर के भार परिवर्तन की विधि पर आधारित होती है। कौन सी, एनपीआर विधि। जो एनपीआर मतलब ये क्या करती है, प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है एनपीआर विधि, और ये किस पर आधारित होगी, वृद्धि एवं शरीर के भार के परिवर्तनों पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को किस चीज़, मतलब कि क्या होना चाहिए है, मतलब कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित, जो बच्चा जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ऊर्जा नहीं है, उस बच्चे के आहार में क्या होना चाहिए, अधिक कैलोरी होनी चाहिए, अधिक प्रोटीन होना चाहिए, अधिक विटामिन और खनिज होना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। बताइए, डाइट ऑफ द प्रोटीन एनर्जी मैन न्यूरिस्ड चाइल्ड शुड बी, बताइए जो प्रोटीन ऊर्जा से कुपोषित बच्चा होता है उसके आहार में क्या क्या होना चाहिए। तो उस ऐसे बच्चे के जो आहार होता है उसमें ना उसको अधिक कैलोरी भी होनी चाहिए, अधिक प्रोटीन भी होना चाहिए, और अधिक विटामिन और खनिज भी होना चाहिए, मतलब उपरोक्त में से सभी सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो कुपोषित है और उसमें क्या होना चाहिए, सब कुछ ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब जो WHO है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है,
उसने भारत को पोलियो महामारी वाले देश की वैश्विक सूची से कब बाहर किया था? सभी लोग आंसर बताएंगे कि एक सिंपल सी बात है कि भारत जो है पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से कब बाहर हुआ था? 25 फरवरी 2010 को, 25 फरवरी 2012 को, या 25 मार्च 2012 को, या 25 मार्च 2013 को? बताइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे कि कब हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से कब बाहर किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कब हो जाएगा? 25 फरवरी 2012 को। 25 फरवरी 2012 को भारत को क्या कर दिया गया था? पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसको बाहर कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 फरवरी 2012। क्या हो जाएगा? 25 फरवरी 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMI की गणना सूत्र क्या है? जो BMI ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या है? भार किलोग्राम बटे लंबाई स्क्वायर मीटर, मतलब वेट अपॉन हाइट स्क्वायर अपॉन वेट, या हाइट स्क्वायर अपॉन वेट स्क्वायर, या हाइट स्क्वायर मल्टीप्लाई वेट। बताइए, सभी लोग बताएंगे कि जो BMI होता है उसकी गणना करने का जो सूत्र होता है वो कौन सा है? तो उसकी गणना करने का सूत्र कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भार बटे लंबाई स्क्वायर, है ना। क्या हो जाता है? W/H स्क्वायर जो हो जाएगा, हाइट स्क्वायर जो हो जाएगा, ये किसका होता है? BMI की गणना सूत्र होती है। मतलब कितना वजन है और उसकी कितनी लंबाई है उसका स्क्वायर करके और फिर डिवाइड करेंगे तो उसकी BMI का पता चल जाता है। तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है? भार, और भार भी किस में? तो kg में, है ना। भार किस में? kg में चलेगा, और लंबाई किस में होनी चाहिए? उसकी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। DTP वैक्सीन किसकी रोकथाम करती है? DTP वैक्सीन जो है किस किस की रोकथाम करती है? डिप्थीरिया की, टिटनस की, पर्टूसिस की, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसको DTP या DPT का टीका भी कहा जाता है। अगर DTP से समझ नहीं आ रहा है तो ये DPT का टीका भी इसको कहा जाता है। बताइए, DPT का टीका जो है वो किस रोग की रोकथाम के लिए होता है? डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टूसिस और उपरोक्त सभी। तो इसको ये जो है ये डिप्थीरिया, मतलब उपरोक्त में से सभी का रोकथाम करता है। ये डिप्थीरिया की भी रोकथाम करता है, ठीक है, टिटनस की भी करता है जिसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है, और पर्टूसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है इसका भी क्या करता है? रोकथाम करता है ना। काली खांसी, पर्टूसिस को क्या कहते हैं? काली खांसी कहा जाता है। ठीक है, काली खांसी का भी क्या करता है? ये रोकथाम करता है। तो तीनों, है ना, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का करता है DTP या फिर DPT का टीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, सभी आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर क्या होगा। कि गर्भवती, मतलब जो इनमें से कौन सी गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर की जो है अधिकता होती है? स्टिल बर्थ एंड नियोनेटल डेथ रेट आर हाई, मतलब किस गर्भवती महिला में जो है वो मृत शिशु जन्म और नवजात, मतलब मरे हुए शिशु को जन्म देना, या फिर बच्चा अगर अच्छे से
हो भी गया तो नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाए। ये सारी दर किस गर्भवती महिला में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? वह महिला जिसमें उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो, या वह महिला जिसकी मध्यम सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो, या निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाली महिला, या फिर अति उच्च सामाजिक बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो उसमें। बताइए कौन सी गर्भवती महिला होगी जिसमें है ना क्या कहते हैं, या तो मृत शिशु को जन्म देने की दर और नवजात मृत्यु दर जो है उसकी सबसे ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। तो ये किस होती हैं? जो कि बहुत निम्न एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होती है उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलता है। किसकी? निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, या मार्च के अंतिम सप्ताह में, या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में? तो विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह मतलब कि वर्ल्ड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन। बताइए विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, या मार्च के प्रथम सप्ताह में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? इनमें से किस प्रकार के बच्चे जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर और जटिल खसरा विकसित होने में अधिक जोखिम में होंगे? मतलब सबसे ज़्यादा इनको ही मतलब कि होने की संभावना होगी, है ना। जटिल ये और गंभीर खसरा होने की संभावना इनमें से किस बच्चे को सबसे ज़्यादा है? बताइए। छोटे बच्चे, या विशेष रूप से वे बच्चे जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है, या फिर ऐसे कुपोषित बच्चे जिसे मेरास्मस या क्वासीकोर रोग से पीड़ित हो रहे हों, या फिर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहने वाले बच्चे जैसे कि शहरी निर्धन, है ना, शरणार्थी आदि, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो बताइए इनमें से कौन से बच्चों को गंभीर एवं जटिल खसरा होने की संभावना अधिक होती है? चिल्ड्रन आर ग्रेटेड रिस्क ऑफ डेवलपिंग जो है सेवर कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स इंक्लूडिंग। तो याद रखें जो खसरा होता है ये सभी स्थिति वाले की, जो कि है ना छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 1 वर्ष से कम बच्चे, उनको भी ये होने की संभावना होती है। ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं, क्वासीकर रोग और मेरास्मस से पीड़ित हैं, उनको भी होने की संभावना होती है। और ऐसे बच्चे जो भीड़ वाली जगहों पर रहते हैं और गरीब हैं, है ना, और शरणार्थी हैं, उनको भी होने की संभावना होती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो पशुओं में प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्वतः प्रतिवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है? बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, गर्भपात और मृत शिशु जन्म की संख्या को घटाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, या फिर विटामिन डी? बताइए सभी लोग। विटामिन ए से
रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट रोग होता है, विटामिन ई से नपुंसकता से संबंधित रोग होता है। अब आप बता सकते हैं, तो राइट आंसर विटामिन ई हो जाएगा। क्या करेगा? ई, है ना। ई ही क्या करता है? नपुंसकता को रोकता है। तो प्रजनन की प्रक्रिया में भी कौन से ही भाग लेगा? विटामिन ए, ई ही भाग लेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश कब घोषित किया था? अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि पोलियो महामारी से कब करा था। तो पोलियो महामारी से सूची से कब हटाया था? वैश्विक जो देश की सूची से कब हटाया था? तो सूची से कब हटाया था? 2012 में। कब हटाया था? फरवरी 2012 में। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त, मतलब जो कि माता को टिटनेस हो रहा है या फिर नवजात को टिटनेस हो रहा है, इससे मुक्त देश कब घोषित किया था? 15 मई 2015 को, 15 मई 2005 को, 15 मई 1995 को या 15 मई 1994 को? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई 2015 को। 15 मई 2015 को किससे? मातृ एवं नवजात को जो टिटनेस हो जाता है उससे मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 15 मई 2015 को। कब? 15 मई 2015 को घोषित किया था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता? नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम? बताइए कौन नहीं आता? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं आता, ये जननी स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नहीं आता, या मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम नहीं आता, या फिर नवजात शिशु स्वास्थ्य नहीं आता? तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। अब बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आता है, जननी स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी आता है, और नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आता है, लेकिन मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं की आँख की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का प्रयोग किया जाता है? जब छोटा सा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी आँखों की देखभाल के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट बिलियन 1%, या पोविडोन आयोडीन बिलियन 2.5%, या टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम, या उपरोक्त में से सभी? बताइए। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में, और क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। साथ में क्लास को शेयर करते हुए भी चलते जाएंगे। बताइएगा कि नवजात शिशु की आंखों की देखभाल के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो याद रखें सिल्वर नाइट्रेट का 1% जो बिलियन है वो भी यूज़ करते हैं, बिलियन का 1% यूज़ करते हैं। पोविडोन आयोडीन बिलियन का जो 2.5% ये भी यूज़ करते हैं। टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम ये भी उपयोग करते हैं। तो मतलब उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंखों की देखभाल के लिए बच्चे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है कि टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण विकसित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ये गलत है। या फिर टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब जो टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसमें पूछा है कि उनके संपर्क में आने वाले को। फिर तीसरा बोला है कि संक्रमण के पहले 2 वर्षों में टीबी रोग विकसित होने की जोखिम सबसे अधिक होता है। और लास्ट पूछा है कि टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में ये रोग विकसित हो सकता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें से कौन सा, तो याद रखें कि ये गलत है ना, कि देखो ये कौन सा, कि टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो सही है। ठीक है, टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी विकसित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। संक्रमण के बाद जो पहले 2 वर्ष होते हैं ना, उसमें टीबी विकसित होने की सबसे ज़्यादा जोखिम होता है, ये भी सही है। लेकिन टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में ये रोग हो, ये गलत है ना। पहले ही बोल दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान कितना है। कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी जो है ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो बताइएगा कि 4.0 किलो कैलोरी मिलती है, 6.0 किलो कैलोरी, 7.0 किलो कैलोरी मिलेगी, या फिर 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। बताइए, सभी लोग बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान कितना होता है। तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.0 किलो कैलोरी मिलता है। कितना मिलता है, 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए बेरीसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बेरीसेला वैक्सीन जो है उसको लगाने के लिए, उसकी पहली खुराक लगाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। 6 महीने की आयु होनी चाहिए, 1 वर्ष की होनी चाहिए, 3 महीने की, या 15 महीने की। बताइए मिनिमम एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ बेरीसेला वैक्सीन। बेरीसेला वैक्सीन की पहली अगर खुराक लगा रहे हैं तो कितनी आयु होनी चाहिए। 6 महीने, 1 वर्ष, 3 माह, या फिर 15 दिन। तो याद रखें कितनी होनी चाहिए, समथिंग 1 साल तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 1 साल का बालक तो होना ही चाहिए, तभी बेरीसेला वैक्सीन की पहली खुराक देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए इनमें से कौन सा मैरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत या फिर लक्षण नहीं है। बताइए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मैरास्मस चाइल्ड। जो मैरास्मस चाइल्ड होता है उसमें से इनमें से कौन सा संकेत और लक्षण उसका नहीं होगा। देखिए फर्स्ट है कि पेशी क्षय होना, उसका संकेत है कि नहीं है। वृद्धि धीमी हो जाना, उसका संकेत है या नहीं है। चंद्रमुख हो जाना, मतलब मून फेस होना, या निर्जलीकरण होना, डिहाइड्रेशन होना। बताइए इनमें से कौन सा एक जो सिम्टम्स है जो कि मैरास्मस वाले बच्चे की सिम्टम्स से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि इस टाइप का जो बच्चा होता है उसमें कौन से संकेत नहीं होते, तो वो उसका मून फेस नहीं होता है ना, चंद्रमुख नहीं होता, जबकि पेशियों में क्षय हो जाता है। ठीक है, उसकी वृद्धि जो हो जाती है वो धीमी हो जाती है मैरास्मस वाले बच्चे की, और उसमें है ना डिहाइड्रेशन बहुत होता है। लेकिन चंद्रमुख मून फेस जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, मैरास्मस का कोई लक्षण नहीं है मून फेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है। द एडवांटेज ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। बताइए, जब जन्म के बाद शिशु और माता के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है उससे क्या लाभ होगा। माता शिशु को गर्म बनाए रखती है, ठीक है। माता और शिशु के बीच समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव और लगाव उत्पन्न होता है और इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल हो जाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखें, जब है ना जन्म के समय शिशु और माता के बीच त्वचा से त्वचा संपर्क होता है तो उसका लाभ ये होता है कि माता जो है शिशु को गर्म बना के रखती है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि माता और शिशु के बीच समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल हो जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। तो मतलब कि उपरोक्त में से जो सभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन जो हैं इसके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को कितने भाग मतलब कितने में विभाजित किया गया है। संपूर्ण गर्भावस्था जो होती है उस की अवधि को विभाजित किया है 2 तिमाही में, 3 तिमाही में, 4 तिमाही में या 5 तिमाही में। देखिए, एक गर्भावस्था कितने 9 महीने की होती है। अब इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितनी 3 माहियों में उसको बदला है ना। संपूर्ण गर्भावस्था को कितनी अवधि में, 2 तिमाही या फिर 3 तिमाही, 4 तिमाही या फिर 5 तिमाही। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 तिमाही हो जाएगी, क्योंकि 9 महीने हैं 3-3 करके, है ना। पहले 3 महीने, फिर 3 महीने और फिर 3 महीने, तो मतलब 3-3 महीने की 3 तिमाही में उसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है संपूर्ण गर्भ अवस्था को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। इनमें से कौन एक वायु बाहित रोग नहीं है। वायु से होने वाला इनमें से कौन सा एक रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज। बताइए, इनमें से कौन सा एक वायु बाहित रोग नहीं है। चेचक नहीं है, या इन्फ्लुएंजा नहीं है, एंथ्रेक्स नहीं है, या फिर हैजा नहीं है। बताइएगा कि कौन कौन से नहीं। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स या कॉलेरा। तो याद रखें, इनमें से जो वायु बहित रोग नहीं है वो कौन सा नहीं है, हैजा नहीं है। किससे नहीं है, हैजा नहीं है। जबकि चेचक जो है वो वायु बहित रोग है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी है और एंथ्रेक्स रोग भी है, लेकिन हैजा जो है वायु बहित रोग नहीं है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। टिटनस का रोगोद्भवन काल आमतौर पर कितने के बीच में है। टिटनस जो रोग है वो कितने दिनों के अंदर अंदर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। इंक्लूबेशन पीरियड इसका कितना है, बताइए। द इंक्लूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस इज यूजुअली बिटवीन, बताइए, 3 से लेके 21 दिन के अंदर होता है, 3 से लेके 40 दिन के अंदर, या फिर 3 से 50 दिन के अंदर, 3 से 60 दिन के अंदर। टिटनस जो रोग है वो कितने दिनों में उत्पन्न होने की संभावना होती है, उसका उद्भवन काल कितना होता है। 3 से लेके 21 दिन का, 3 से लेके 40 दिन का, 3 से लेके 50 दिन का, या फिर 3 से लेके 60 दिन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 से लेके 21 दिन के अंदर अंदर क्या होने लगते हैं, टिटनस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और टिटनस फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कितने दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं टिटनस के लक्षण, 3 से लेके 21 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे का जैविक मान कितना होता है। द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग। अंडे का जैविक मान कितना होगा, 100 होगा, 96 होगा, 66 होगा, या फिर 50 होगा। बताइए अंडे का जैविक मान कितना हो सकता है। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग 100, 96,
66 या फिर 50। तो देखिए अंडे का अगर जैविक मान देखें तो कितना होता है, 96 होता है। अंडे का जैविक मान मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, 96 होती है, 96 होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा, ठीक है, यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा कौन सा, तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन को एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा का लक्षण हो तो उसे किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। सभी लोग आंसर लगाएंगे इसका। बार्टोलो जो वाटरलो वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, या बेलकम वर्गीकरण के अनुसार, या गोमेज वर्गीकरण के अनुसार, या IAP वर्गीकरण के अनुसार। बताइए कि कोई भी बच्चा कुपोषित है और कुपोषित बच्चे में अगर एडिमा के लक्षण हैं तो उसे किस वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेलकम वर्गीकरण के अनुसार। किसके अनुसार, बेलकम वर्गीकरण के अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, बेलकम वर्गीकरण के अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, एडिमा क्या होता है, तो ये तरल एकत्र होने के कारण उसमें जो सूजन आ जाती है उसको हम एडिमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि ORS कब दिया जाता है। बताइए ORS कब दिया जाता है। ORS एडमिनिस्ट्रेटेड इन, बताइए ORS का घोल कब दिया जाता है। जब दस्त लगे हों, संग्रहणी मतलब डायरिया हुआ रहता है तब दिया जाता है, या कब्ज़ की समस्या में दिया जाता है, या एनीमिया मतलब रक्त अल्पता में दिया जाता है, या फिर घेंगा रोग मतलब गोइटर रोग में दिया जाता है। तो सभी लोग आंसर बताएंगे कि ORS घोल कब दिया जाता है। तो देखिए जब किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं तब हम उस हॉस्पिटल से उसको क्या मिलता है, ORS घोल मिलता है। और ORS दस्त के समय दिया जाता है। कब दिया जाता है, दस्त के समय दिया जाता है ORS घोल। और इसमें नमक होता है ना, शक्कर होती है, ठीक है, इन सब के पाउडर होते हैं, शक्कर होती है, ये सब मिलकर बना हुआ होता है क्या, ORS। और ये दस्त मतलब संग्रहणी के टाइम पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण उत्पन्न हुई ऊतकीय मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताइए सभी लोग आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे कि किस कारण से मतलब किस कारण उत्पन्न हुई ऊतकीय मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आंसर है कि ऑप्शन है कि गर्भस्थ शिशु में तीव्र वृद्धि की, या फिर उल्ब तरल के निर्माण में, या फिर है ना माता के गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण में, या उपरोक्त सभी में। देखिए किस कारण से उत्पन्न हुई ऊतकीय मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताइए मतलब ऊतकों की में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है तो वो क्यों होती है गर्भावस्था में, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि हो रही है तो भी उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। फिर उल्ब तरल मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण हो रहा हो तो भी उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। माता में गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण में भी किसकी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो मतलब ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। बताइए कि जो गर्भावस्था होती है उसकी पुष्टि करना है तो हार्मोन मतलब रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का, HCG हार्मोन का, या इंसुलिन का, या फिर TSH हार्मोन का। बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलेंगे कि जो गर्भावस्था की मतलब कोई भी प्रेगनेंसी है उसको कंफर्म करना है तो किस हार्मोन का टेस्ट करना पड़ेगा। जो कि थायरोक्सिन हार्मोन, HCG हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, या TSH हार्मोन। तो याद रखें किसका करेंगे, HCG हार्मोन जो है इसका परीक्षण किया जाता है। HCG हार्मोन जो है इसका परीक्षण किया जाएगा और इससे क्या होगा कि ये जो रहता है गर्भावस्था मतलब कि जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, HCG हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइए कि ICMR 2010 द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन की आवश्यकता होती है। बताइए, जो ICMR 2010 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार एक वयस्क महिला है उसको सामान्य आयरन मतलब कितने आयरन की आवश्यकता होती है। बताइए, 38 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होगी, 21 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। बताइए कितनी आयरन की आवश्यकता होगी। एक सामान्य जो वुमन है उसको आयरन की कितनी आवश्यकता होगी। ICMR जो 2010 की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग आंसर लगाते हुए इसका चलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितना आयरन की आवश्यकता होती है, 21 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है ICMR 2010 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का दूध समृद्ध स्रोत नहीं है। बताइए गाय के दूध में इसमें से क्या नहीं मिलता है। विटामिन E, विटामिन A, विटामिन C, या फिर विटामिन D। गाय का दूध, काउज मिल्क इज़ अ प्योर सोर्स ऑफ मतलब कि गाय का दूध इसमें से क्या चीज़ नहीं देता है। विटामिन E, विटामिन A, विटामिन C, या फिर विटामिन D। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन C, क्योंकि विटामिन C किससे मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है, और गाय का दूध जो है विटामिन C को बहुत कम देता है, बहुत प्योर सोर्स होता है ना, गाय के दूध से विटामिन C नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड रुकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बानर मुख का लक्षण है। देखिए अगर किसी का मंकी फेस होता है, मंकी की तरह फेस होता है, वो किस चीज़ का सिम्टम्स होता है, बेरी बेरी का, मैरास्मस का, क्वासकोर का, या फिर स्कर्वी रोग का। बताइए कि जो बानर का मुख मतलब किसी व्यक्ति का अगर मुख जो है, मुंह जो है उसका बंदर की तरह दिखाई दे रहा है तो वो किस कारण से दिखाई दे रहा है, बेरी बेरी की रोग की कमी से, मैरास्मस की कमी से, क्वासकर रोग की कमी से, या फिर स्कर्वी की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वासिकर रोग की कमी से, है ना। ये सब क्वासिकर और मेरास्मस जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये रोग दोनों किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी बेरी किससे होता है, तो विटामिन B की कमी से होता है। आप इनको भी याद रखें। और प्रोटीन की कमी से मेरास्मस और क्वासिकर रोग होता है, और क्वासिकर रोग में ही व्यक्ति का मुंह मतलब मंकी फेस की तरह हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस के निदान मतलब उसकी पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए कौन सा परीक्षण होगा। कल्चर मतलब संवर्धन परीक्षण होता है, एलिजा टेस्ट होता है, पीसीआर होता है या एलपीए होता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए मतलब ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के निदान के लिए पूछ रहा है कि टीबी के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। कल्चर, एलिजा, पीसीआर या एलपीजी। तो देखिए एलिजा तो किसके लिए होता है, कैंसर के लिए होता है, टेस्ट है ये, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। फिर अब बताइए, एक तो ऑप्शन गया, तो इसका जो राइट आंसर, एक सेकेंड रुकें, एलिजा ट्यूबरकुलोसिस के निदान पहचान के लिए कौन सा परीक्षण होता है। टीबी के, ये तो कैंसर के लिए है, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस का है तो इसलिए इन्होंने एलिजा माना है इसको। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, तो उन्होंने आंसर में एलिजा माना था, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिजा परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक्स में शामिल है। प्रोबायोटिक्स में क्या शामिल है। अपाचे खाद्य घटक, पाच्य खाद्य घटक या मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन या मृत सूक्ष्म जीव। बताइए कि प्रोबायोटिक में कौन शामिल है। प्रोबायोटिक में कौन शामिल है। अपाच्य खाद्य घटक, पाच्य खाद्य घटक, मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन या मृत सूक्ष्म जीव। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि प्रोबायोटिक्स में क्या शामिल है। तो याद रखें प्रोबायोटिक्स में क्या शामिल है। ये मनुष्यों के लिए प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन है। ये क्या है, तो मनुष्य मतलब प्रोबायोटिक में क्या शामिल होते हैं कि मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन। ये क्या है, मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन होता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर लगाते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए, उसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए। महिला का जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके आहार में क्या शामिल होना चाहिए। सभी लोग आंसर बताएंगे कि जो गर्भवती महिला है उसके आहार को संतुलित होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ताज़ा फल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अनाज नहीं होना चाहिए या फिर सब्जी नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत इजी आंसर क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि द डाइट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन who should be balanced and should not be the include। बताइए कौन सी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रूट्स तो होने चाहिए, अनाज भी होने चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, लेकिन अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अल्कोहल तो उसके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो जो गर्भवती महिला है उसके खाने में क्या नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि के अतिरिक्त अंतःग्रहण को आवश्यक करती है। ऊर्जा की आवश्यकता में किस चीज़ की वृद्धि के अतिरिक्त अंतःग्रहण को आवश्यक करती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर नियासिन। बताइए कि ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि के साथ साथ किसके अंतःग्रहण को भी आवश्यक करती है। तो ये जो है ये आंसर क्या हो जाएगा, नियासिन। नियासिन जो होता है, नियासिन ये क्या करती है, ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि मतलब हमें ऊर्जा में वृद्धि करती है और इसके साथ साथ वो है ना क्या करती है, किसी चीज़ को भी ग्रहण करने के लिए अंतर्ग्रहण करने के लिए भी आवश्यक होती है। कौन, नियासिन होती है। और ये किसमें, अनाज में मिलता है। ये किस में मिलता है, अनाज से मिलता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के माध्यम से रेटिना दृष्टि पटल को आपूर्त होने वाला रेटिनल में बदल देता है। देखिए जो रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला जो रेटिनॉल होता है वो रेटिनल में बदल देगा, और जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जोड़कर और उसको बैंगनी वर्णक बना देता है।
बताइए कौन है कि रक्त के माध्यम से क्या करेगा, रेटिना को अपूर्त होने वाले रेटिनॉल को रेटिनल में बदल देता है और ये ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर और बैंगनी रंग में को उत्पन्न करता है। तो ये कौन है, तो ये है रोडोप्सिन। क्या है, रोडोप्सिन जो है वो क्या करता है कि ये ऑप्सिन नामक प्रोटीन से जुड़ेगा और ऑप्सिन नामक प्रोटीन से जुड़ने के बाद ये क्या बना देता है, ये बैंगनी कलर देता है। ये कितना बैंगनी कलर का देता है ना, बैंगनी वर्णक देता है या बैंगनी रंग देता है। याद रखें, रोडोप्सिन को ऑप्सिन से मिलाएंगे तो बैंगनी कलर देता है। तो राइट आंसर और रोडोप्सिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधारने के लिए ICDS है ना, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जा सकता है। देखिए किस चीज़ की सुधारने के लिए, विटामिन ए के मान को सुधारने के लिए, विटामिन सी के मान को, विटामिन बी के और विटामिन के, मतलब 21 विटामिन के मान को सुधारने के लिए ICDS समेत अन्य कार्यक्रमों में जो पूरक भोजन होता है उसमें पाम ऑयल जो होता है, रेड पाम ऑयल, उसको शामिल किया गया है। विटामिन सी की कमी पूरी करने या फिर विटामिन ए के मान की मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर बी की वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर के की वैल्यू बढ़ाने के लिए। सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए के मान को, है ना। तो विटामिन ए के मान को सुधारने के लिए ICDS समेत अन्य कार्यक्रमों में जो पूरक भोजन दिया जाता है उसमें रेड पाम ऑयल का यूज़ किया जाएगा, मतलब उसको शामिल किया गया है। किसके लिए, विटामिन ए के मान को सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में इनमें से कौन शामिल है। द प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग इंक्लूड, पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, मतलब भोजन की योजना, भोजन के लिए योजना क्यों बना रहे हैं, है ना, उनमें क्या क्या शामिल है कि भोजन की पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भोजन योजना बनाते हैं, ये व्यक्ति की पसंद और नापसंद को जानने के लिए भोजन की योजना बनाते हैं, ये समय और ऊर्जा की बचत के लिए भोजन योजना बनाते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए कि जो भोजन की योजना बनाते हैं उनके सिद्धांतों में सारे शामिल हैं। क्या है, सभी शामिल हैं। ये सभी के कारण बनाते हैं। आप पोषण आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी भोजन योजनाएं बनाते हैं, व्यक्ति की पसंद और नापसंद के लिए भी भोजन योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, यह समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए, इसलिए बताइए किसके लिए, तो उपरोक्त में से सभी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, भोजन योजना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति पर जीवन, मतलब कितने जीवन पर प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती, मतलब कि अगर नवजात मृत्यु दर निकालना है तो कितने बच्चों पर, जीवित बच्चों पर मृत्यु निकालनी होगी। बताइए, 100 जीवित बच्चों पर या 1000 जीवित बच्चों पर या 10,000 जीवित बच्चों पर या 1,00,000 जीवित बच्चों पर। बताइएगा कि कितने मतलब प्रति जीवित बच्चों पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या और नवजात मृत्यु दर कहलाएगी। बताइए, 1,000 पे निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, 10,000 पे निकालते हैं या फिर 1,00,000 पर निकाला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,000 जीवित बच्चों पर, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जीवन के प्रथम वर्ष में नवजात शिशुओं की जो मरने की संख्या है उसको ही नवजात मृत्यु दर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन बाल कुपोषण का हेतु कारक नहीं है। बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एटियोलॉजिकल
फैक्टर ऑफ चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, इनमें से कौन जो है बाल कुपोषण हेतु कारक नहीं होगा, बालक के कुपोषण का एक मतलब कारक नहीं है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की, या बच्चे का रंग, या संक्रमण, या फिर अस्वच्छ जीवन स्थिति। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि एक बच्चे को कुपोषित होने में रोल नहीं निभाएगी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बच्चे का रंग, संक्रमण, या मतलब अस्वच्छ जीवन स्थिति। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बच्चे का रंग, है ना। बच्चे का रंग थोड़ा काला है तो कुपोषित थोड़ा ना बोलेंगे, या गोरा है तो कुपोषित थोड़ा ना हो जाएगा। उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अगर वो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब है आर्थिक रूप से, तो वो क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा खाना पीना सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो कुपोषित हो सकता है। या फिर उसको कोई संक्रमण हो गया है तो उसका सही से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, तो भी उसको कुपोषण हो सकता है। और अगर अच्छे स्वस्थ मतलब अस्वच्छ जीवन जी रहा है, मतलब गंदगी वगैरह में रह रहे हैं और इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाना प्रदूषित खा रहे हैं, तो भी वो क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। तो ये सब कारण क्या हो जाते हैं, उसके कुपोषण के हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2005, कब, 12 अप्रैल 2005 की बात है। 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। 2005 में 12 अप्रैल 2005 को बताइए कौन सा कार्यक्रम चालू किया, WHO, ICDS, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या फिर मध्याह्न भोजन। सभी लोग आंसर करते हुए बताएंगे कि 12 अप्रैल 2005 को इनमें से कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। बताइए, देखिए WHO तो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 7 अप्रैल को बनी थी, ठीक है, और 1945 में। फिर ICDS है 2 अक्टूबर और 1975 में, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है मध्याह्न भोजन, 1995 से चालू है, ठीक है। बचा कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो 12 अप्रैल 2005 को क्या चालू हुआ था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या चालू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इनमें से कौन से, ICDS कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, या उपरोक्त में से सभी। बताइए ICDS जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है, ये वाली मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन आता है, ICDS आता है, ठीक है। क्या आता है, ICDS आता है। समेकित बाल केंद्रित, है ना, जो कार्यक्रम है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। MMR जो है किस रोग की, MMR जो है किस रोग की वैक्सीन है, बताइए किस रोग की रोकथाम के लिए है। मीजल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब कर्णमूल शोध और रुबेला के लिए दी जाती है, या मीजल्स वही खसरा मम्स जो गलसुआ वगैरह हो जाते हैं, और येलो फीवर पीत ज्वर के लिए दी जाती है, या फिर मम्स के लिए येलो फीवर और पोलियो के लिए, या फिर पोलियो, मम्स और रुबेला के लिए। बताइए किसके लिए दी जाती है। तो MMR जो है, MMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक M मतलब होता है मम्स के,
दूसरा होता है मीज़ल्स और तीसरा होता है रुबेला। तो ये किस किस के लिए दी जाती है? मीज़ल्स, मम्स और रुबेला के लिए दी जाती है। मतलब खसरा की है, कर्णमूल शोथ मतलब गलसुआ और रुबेला के लिए दी जाती है। तो याद रखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मम्स, मीज़ल्स और रुबेला की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? बताइए कि बच्चों का अगर पोषण की स्थिति जानना है हमें और उसका आंकलन करना है तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग हम नहीं करेंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन नॉट बी यूज द एसेस द न्यूट्रिशन स्टेटस। देखो, उसके शरीर के वजन को माप के हम पता लगाएंगे या लंबाई को या कमर नितंब अनुपात को या फिर है ना छाती की परिधि को। बताइए इनमें से कौन सी स्थिति को हम उपयोग ना करके, मतलब इनमें से कौन सी एक चीज़ है जिसका उपयोग नहीं करेंगे बच्चों के कुपोषण को जानने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी कमर नितंब अनुपात को, है ना। देखिए शरीर के वजन से भी पता लगाएंगे कि ये मतलब कि इसकी कुपोषण है, कुपोषित है या पोषित है ये, ठीक है। और दूसरा लंबाई से भी उसके पता लगा लेंगे हम, और इसके अलावा छाती की परिधि से भी पता लगाते हैं, लेकिन कमर नितंब अनुपात से कोई पता नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? अगर प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? पेशीय क्षय हो जाएगा, वृद्धि धीमी हो जाएगी, या दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी में कोसेस। बताइए जो प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो सकता है? पेशीय क्षय की कमी हो जाएगी, वृद्धि धीमी हो जाना, या उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि अगर प्रोटीन ऊर्जा की कमी होगी तो पेशीय क्षय भी होगा, मसल्स बास्टिंग भी होगा, और ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाता है, मतलब वृद्धि धीमी भी हो जाती है। तो मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार अल्पक्रम, मतलब जो डायरेक्टरी ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरीली ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है, इसकी रणनीति से किस रोग की से संबंधित है? बताइए इनमें से किस रोग की से मतलब किस रोग की रोकथाम के लिए डॉट जो कार्यक्रम है वो लेकर आए थे? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये किसके लिए लाए थे? टाइफाइड के लिए, एड्स वालों के लिए, या फिर 6 रोग मतलब टीबी वालों के लिए, या फिर पोलियो के लिए? बताइए किसके लिए लेकर आए थे? डॉट्स, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपित उपचार अल्पक्रम, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है ये किसके लिए लेकर आए थे? तो याद रखें टीबी के लिए लाए थे। किसके लिए लेकर आए थे? टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तपेदिक रोग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। तपेदिक रोग भी बोला जाता है इसको, टीबी को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल पेशियों में दिया जाता है? बताइए इनमें से ओरल कौन सी वैक्सीन जो है ओरल दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की, डीपीटी की, या पोलियो की, या फिर टिटेनस की? ये तो सबसे सरल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कौन सा जो है वैक्सीन है, इंजेक्शन है जो कि ओरल फॉर्म में दिया जाता है। तो वो किसका है? पोलियो का। किसका है? पोलियो की ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है स्कूल में, वही क्या है? पोलियो से मतलब पोलियो की ओरल ड्रॉप जो पिलाई जाती है ये ही क्या होती है? मतलब ओरल इसकी वैक्सीन दी जाती है। चलिए पोलियो की 2 बूंद दी जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की टाइप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बहुलकीय पदार्थ है? बताइए इनमें से पॉलीमरीज मटेरियल कौन सा है ना?
जल्दी से बताइए सभी लोग, बहुलकीय पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है या पीबीसी है? तो अगर हम देखें कि बहुलक ग्लूकोज और सेल्यूलोज जो है, देखिए सेल्यूलोज पॉलीमर है ना, स्टार्च पॉलीमर है, पीवीसी पॉलीमर है, लेकिन जो है ना ग्लूकोज नहीं है। तो ग्लूकोज एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ये तो हो ही नहीं सकता। 2, 3, 4 जो हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 जिसमें है, तो 2, 3, 4 किस में है? तो 2, 3, 4 सेकंड में है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या है? वो तो मोनोसेकेराइड होता है, तो ये पॉलीमरीज तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज पॉलीमर होता है, स्टार्च भी पॉलीमर होता है और पीवीसी भी पॉलीमर होता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं है। तो देखिए ग्लूकोज जिसमें थे, एक एक ऑप्शन जिसमें था वो तो वैसे ही कट गए, बाकी जो बचेंगे वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लाया गया था? बताइए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष से लाए थे? विच ईयर डिड द फूड सिक्योरिटी एक्ट कम इनटू फोर्स? 2011 में, 2012, 2013, 2014? जल्दी जल्दी, ये तो आपको कोई इसमें करना ही नहीं है, ये तो सीधे आंसर देना है ना। ये अब आपके अगले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। बताइए, सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, और क्लास को लाइक भी करेंगे। आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, हम एक ही टॉपिक से नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर प्रकार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राज्यों के लिए जनजातीय उप योजना में आश्रम विद्यालयों में केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? जो राज्यों में जनजातीय उप योजनाओं में जो आश्रम विद्यालय होते हैं उनमें केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? 50, 70, 80 या फिर 100? बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जल्दी से हम लगा देते हैं, कितना है? 50% योगदान है। किसका? राज्यों के लिए जनजातीय उप योजनाओं में आश्रम विद्यालयों का केंद्रीय सरकार का कितना है? 50% का योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेलीविज़न प्रसारण ट्रांसमिशन का एक उदाहरण? किस टेलीविज़न प्रसारण जो होता है ना, वो किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या ऑटोमेटिक है? बताइए, जल्दी बताएंगे। अगर हम देखें सिंपलेस्ट में, देखें सिंपल में क्या होता है? एक ही डायरेक्ट, बस एक ही वे में बात चलती है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? पहले ये बात करेगा, फिर ये रुक जाएगा और देन फिर ये यहाँ से बोलेगा। फुल डुप्लेक्स मतलब इधर से भी खिचखिच चल रही है, इधर से दोनों साइड से धड़ 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 बातें चल रही है ना। और ऑटोमेटिक तो अलग ही होता है। तो अब बताइए, जो टेलीविज़न होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, टेलीविज़न पे तो क्या होता है? एक ही साइड से बात होती है ना, उधर से तो हम तो उनसे कुछ नहीं कह सकते, वो ही हमसे सब कुछ कहते हैं ना। तो ये किस वे में आएगा? सिंपलेक्स में आएगा। किस में आएगा? सिंपलेक्स में आता है। तो टेलीविज़न जो होता है किस प्रकार, हाँ, तो ये कैसा होता है टेलीविज़न का प्रसारण? ये सिंपलेक्स होता है। किस में होता है? सिंपलेक्स होता है, क्योंकि ये सिर्फ वन वे होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, मानव लार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो मानव की लार होती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन सलाइवा, है ना, ह्यूमन सलाइवा मानव लार होती है, उसके बारे में बताना है। ये यौगिकों का मिश्रण होती है या अम्लीय प्रकृति की होती है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, या इसमें पेप्सिन पाया जाता है? बताइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे कि मानव लार के संदर्भ में कौन सा कथन विचारणीय है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कौन से कथन जो हैं सत्य हो जाएंगे? जल्दी बताएंगे, सभी लोग आंसर लगाएंगे। रुक जाइए, ऑप्शन देते हैं। हाँ, अब बताइए कि ये यौगिकों का मिश्रण होता है या अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है या पेप्सिन इसमें पाया जाता है?
तो सभी लोग आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड होगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि के पेप्सिन यहाँ नहीं पाया जाता है और क्षारीय प्रकृति की होती नहीं। सलाइवा किसकी होती है? ये यौगिकों का मिश्रण होता है और ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। जो हमारी लार होती है वो यौगिकों का मिश्रण होता है और अम्लीय प्रकृति की होती है। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? बताइए, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक या मोहिनी गिरी या विभा पार्थसारथी या पूर्णिमा आडवाणी? सभी लोग आंसर लगाएंगे और बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक जो थी इसकी पहली अध्यक्ष थी और इसकी 31 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, और इसकी पहली जो अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। चलिए ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही रखते हैं। फिर अगली मैराथन में और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और क्लास को जाते समय सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और ये जो मैराथन है आपकी टॉप 100 वाली क्वेश्चन वाली जो मैराथन है आपकी, जब तक पेपर चलेंगे तब तक रेगुलर चलेगी। 5000 वाली भी आपकी रेगुलर चलेगी। तो पूरी क्लास देखिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाइए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से देखिए। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। क्लास को जाते समय शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।